नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हमने अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका में लगभग काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने वो सारा काम अपनी नोटबुक में कर भी लिया होगा और आप साथ के साथ रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर आपके व्याकरण के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि व्याकरण में हमने यहाँ पर शब्द विचार, वाक्य विचार और भाषा में जितनी भी चीजें हमारी थी यहाँ पर वो हमने पढ़ ली थी। और अब हम यहाँ पर आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समास। तो समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और किस तरह से समास को पढ़ा जाता है, हिंदी में क्या समास की क्या उपयोगिता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि ये सारी चीजें आपने नोट डाउन भी करनी है, यानी कि आपने लिखना भी है इन सभी चीजों को। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने समास के लिए एक जो परिभाषा है वो यहाँ पर बताई है कि समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बता दूं कि समास क्या है। और देखिए समास एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं बल्कि समास एक प्रक्रिया है। समास क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करती हूँ। जब हमने कहा जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से बने शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए समास की जो एक पूरी क्या होती है, प्रक्रिया होती है। समास क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है, संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा रूप। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको क्लियर करती हूँ अच्छे से। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा बता दी है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि समास क्या है? समास एक प्रक्रिया है। समास क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या कौन सी प्रक्रिया है? संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है। समास क्या है? एक संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है। संक्षिप्त यानी कि किसी भी चीज को जब आप छोटे रूप में लिखते हैं, तो समास क्या है? संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है। संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बनता है? एक नया शब्द बनता है। ठीक है, एक नया शब्द बनता है, तो उसे हम कहते हैं समास। शब्द को समास, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द को समास कहते हैं, लेकिन जो पूरी एक विधि है उसे समास कहा जाता है। और मैं आगे आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। तो देखिए हमने कहा कि नए शब्द बनाने के लिए हम जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसे हम समास कहते हैं। और समास का अर्थ होता है, ठीक है, समास का अर्थ, ठीक है, समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा रूप। ठीक है, संक्षिप्त का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा रूप। तो क्या करते हैं? संक्षिप्तीकरण, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाते हैं तो एक नया शब्द बनता है और इस पूरी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। और इसके लिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। ठीक है,
अब यहाँ पर हमने क्या कहा, हवन के लिए सामग्री, इसको हम संक्षिप्त करेंगे छोटे रूप में। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हम लिखेंगे, हवन सामग्री। क्या लिखेंगे, हवन सामग्री। ठीक है, तो ये है इसका संक्षिप्त रूप। ठीक है, ये क्या है, इसका संक्षिप्त रूप है हवन सामग्री। तो ये प्रक्रिया जो है ये समास कहलाती है, यानी कि किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब हम नया शब्द बनाते हैं तो वो प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे सबसे पहले कि दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर या मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हवन सामग्री। ठीक है, इस तरह से अगर हम किसी चीज को ऐसे लिखें, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, तो उसको क्या लिखेंगे, नियमानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे, नियमानुसार। तो ये क्या है, संक्षिप्त करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक छोटे रूप में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यही प्रक्रिया जो है समास कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। तो समास क्या है, संक्षिप्त करने की एक विधि है, संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है समास। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि समास किसे कहते हैं तो आप कहेंगे समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि या संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कोई नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है या इस प्रक्रिया को समासीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कहेंगे इसे समास। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कहा है नए शब्द को, तो नए शब्द को नहीं कहते, क्या कहते हैं, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये आप लिखेंगे। अब देखिए इसमें एक और चीज आती है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें आता है एक शब्द समस्त पद। ठीक है, इसमें एक शब्द आता है समस्त पद। और अब ये समस्त पद किसे कहते हैं, देखिए जब हमने कहा कि हमने दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाया और उसमें उस प्रक्रिया को हमने समास कहा और उससे जो नया शब्द बना, ठीक है, यानी कि समास की प्रक्रिया के दौरान जो नया शब्द बनता है, समास की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसको हम कहते हैं समस्त पद। जैसे हमने कहा हवन के लिए सामग्री, ठीक है, और उससे हमारा नया शब्द क्या बना, हवन सामग्री। तो हवन सामग्री क्या है, समस्त पद है। हवन सामग्री क्या है, समस्त पद। ठीक है, इसी तरह हमने कहा नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, तो उससे हमारा क्या बना, नियमानुसार। तो ये क्या है, आपका एक समस्त पद है। ये क्या है, समस्त पद है। तो इस तरह से समास को हम कह सकते हैं कि ये संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है और इसके दौरान बना शब्द समस्त पद कहलाता है। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है सभी को। जिस तरह से हमने कहा हवन के लिए सामग्री, तो इस तरह से आप कह सकते हैं नियम के अनुसार, नियमानुसार। गायों के लिए शाला, गौशाला। पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय। ठीक है, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं इनको हम जो संक्षिप्त करके लिख रहे हैं वही प्रक्रिया समास है और वो जो नया शब्द बना है वो है समस्त पद। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर एक तरह से क्लियर हो रही हैं, यानी कि समास किसे कहते हैं ये अब आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। तो एक परिभाषा के रूप में अगर हम कहें तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को
संक्षिप्त करके लिखने की जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान बना शब्द कहलाता है समस्त पद। ठीक है, अब देखिए समास क्या है, ये तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। अब क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के समास होते हैं, यानी कि एक तरह से अलग अलग तरह के शब्दों को आपस में मिलाया जाता है, यानी कि अगर आप देखेंगे कहीं पर स्थिति होती है, कहीं पर दिन होता है, कहीं पर उत्तर पद होता है। इसमें एक चीज आपको ये भी मैं बता दूं कि जब हम क्या करते हैं समास, जब हम समास की प्रक्रिया जब होती है, जो नया समस्त पद बनता है ये दो पदों से मिलकर बनता है। ठीक है, जो नया जो समस्त पद बनता है वो दो पदों से मिलकर बनता है। तो जिसमें एक हमारा होता है पूर्व पद और दूसरा हमारा होता है उत्तर पद। अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे हवन सामग्री, ठीक है, ये आपका पूर्व पद और ये आपका उत्तर पद। ठीक है, हवन सामग्री ये जो है पूर्व पद और सामग्री जो है वो आपका उत्तर पद। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपका दोनों ही चीजें यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी कि आपका पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। इसे कहते हैं उत्तर पद, और उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद, जो बाद का पद होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। तो हवन है यहाँ पर आपका पूर्व पद और उत्तर सामग्री है आपका उत्तर पद। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिखूं राजा का कुमार, तो उसको हम अगर संक्षिप्त करके लिखें राजा का कुमार। ठीक है, अगर इसको हम संक्षिप्त करके लिखे तो क्या होगा, राजकुमार। क्या होगा, राजकुमार। तो ये आपका पूर्व पद और ये आपका उत्तर पद। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको समास में पता चल गई कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। अब इसमें एक और चीज आती है, वो होती है समास विग्रह। ठीक है, अगर आप जो समास का नया शब्द बना है, समास से जुड़ा हुआ जो नया शब्द बना है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि हम एक शब्द यहाँ पर ले लेते हैं, उसको हम अगर फिर से उसी तरह से अगर अलग अलग करें, ठीक है, जैसे हमने कहा राजा रानी, ये आपका एक क्या है, समस्त पद है। इसको अगर हम इसकी पूर्व अवस्था में लेकर आए, यानी कि समास जो समासीकरण की प्रक्रिया से अगर हम हटा दें, तो ये क्या होगा आपका राजा और रानी। ठीक है, तो जब हम समासिक शब्द को, समस्त पद को उसकी पूर्वावस्था में लेकर चले जाते हैं, तो वो होता है हमारा, क्या होता है, समास विग्रह। इसको क्या कहते हैं, समास विग्रह। अब देखिए जो छोटी छोटी चीजें हैं वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। एक होता है समास और एक होता है समास विग्रह। समास जो होता है उसमें क्या होता है, एक नया शब्द बनता है, और समास विग्रह में जो पहले से बना हुआ शब्द है उसको क्या कहते हैं, अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है देशभक्ति, ठीक है, शब्द लिखा है देशभक्ति, तो अगर मैं इसको बिल्कुल अलग अलग कर दूं, इसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाऊं, तो वो क्या होगा, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ये भी क्या है, ये भी है समास विग्रह। ये भी क्या है, समास विग्रह है, किसका, इस समस्त पद का ये समास विग्रह यहाँ पर किया गया है। ये क्या है, समस्त पद है और इसका समास विग्रह हमने किया देश के लिए भक्ति। तो देखिए सबसे पहली हेडिंग जो इसमें हमारी आएगी वो आएगी समास। ठीक है, सबसे पहला जो हम हेडिंग डालेंगे अपनी, चाहे आप रफ नोट, अभी आप रफ नोटबुक में नोट कर लीजिए, और लेकिन रफ में भी आप बिल्कुल इस तरह से साफ सुथरा नोट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो जैसे हमने कहा पहला जो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा वो होगा समास। ठीक है, और फिर हम परिभाषा लिखेंगे समास की। समास की परिभाषा में क्या लिखेंगे,
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने नया शब्द बनने की प्रक्रिया, ठीक है, नए शब्द के बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। और जो समास होता है, इससे इस प्रक्रिया के दौरान बना हुआ नया शब्द समस्त पद कहलाता है। और उस पद को उसकी पूर्वावस्था में लेकर जाना समास विग्रह कहलाता है। और समास जो है हमेशा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये सारी चीजें लगभग यहाँ पर हमने क्लियर कर दी। उसके बाद मैंने आपको टॉपिक बताया जैसे समास विग्रह। तो समास विग्रह में करते हैं, जो समस्त पद होता है उसको उसी की पूर्वावस्था में लेकर आ जाते हैं, तो वो हो जाता है समास विग्रह। ठीक है, चलिए ये चीजें आगे अभी देखिए धीरे धीरे, ये शुरुआत में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया, आगे आपको ये सारी चीजें फिर बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बहुत अच्छे से आपको बताई जाएंगी। तो उसके बाद आता है हमारा समास के भेद। ठीक है, समास के भेद आपने यहाँ पर पढ़ने हैं, तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे समास के भेदों को। तो एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, बाकी इसको हम काफी अच्छे से आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए समास के भेद, तो समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, समास के भेद, हेडिंग डालेंगे और फिर आप लिखेंगे समास के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 6 भेद होते हैं वो आप देख रहे हैं, सामने आपके लिखे हुए हैं समास के 6 भेद। सबसे पहला है आपका तत्पुरुष समास, दूसरा है आपका कर्मधारय समास, तीसरा है आपका द्विगु समास, चौथा है आपका बहुव्रीहि समास, पांचवा है आपका द्वंद्व समास और छठा है आपका अव्ययी भाव समास। तो जब समास की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के शब्द होते हैं। ठीक है, तो उन अलग अलग शब्दों की जो जुड़ने की प्रक्रिया होती है, यानी कि आपस में मेल की जो प्रक्रिया होती है, वो सब अलग अलग होती है। तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर समास के भेदों को बताया है कि किस तरह से जो समासिक शब्द होते हैं वो आपस में जुड़कर समस्त पद बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहला भेद क्या बताया मैंने आपको, तत्पुरुष समास। अब देखिए ये जो है सब, इन सब की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, इन सभी की अपनी अलग विशेषता होती है और जिस कारण से ये अलग अलग पहचाने जाते हैं, अलग अलग जाने जाते हैं। ठीक है, तो अगर तत्पुरुष समास सबसे पहला है तो यानी कि इसकी अपनी कोई विशेषता होगी। इसको एक बार देखते हैं। देखिए जिस सामासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, जो हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास बताया, मैंने आपको कहा कि जिस सामासिक शब्द में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद क्या होता है, दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, तो इसमें हमेशा उत्तर पद यानी कि दूसरा पद जो है प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर जो बीच की विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है। तो ये लाइन आप इसके नीचे लिखेंगे कि तथा दोनों के बीच लगी, इस समास में क्या होता है कि जो समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान शब्द बना हुआ है उस शब्द के बीच में लगी विभक्तियों, यानी कैसे बनता है ये कि इसमें जो है विभक्तियों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, विभक्तियों का
लोप हो जाता है। अब विभक्तियां किसे कहते हैं, परसर्ग किसे कहते हैं, विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं, ये आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, क्योंकि ये आपका पूरा एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, विभक्तियां, परसर्ग, जिसे कारक भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी, कारक किसे कहते हैं। यहाँ पर आपका साथ साथ दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और क्योंकि जो तत्पुरुष समास हमारा है, ये तत्पुरुष समास में क्योंकि विभक्ति चिन्ह जो है हमारे, विभक्ति चिन्हों के आधार पर ही इसे कुल 6 भेदों में इसके बाद फिर से बांटा गया है। यानी कि अगर आपको तत्पुरुष समास को समझना है, तत्पुरुष समास को अगर आपने जानना है, तो तत्पुरुष समास को समझने के लिए आपको कारक या फिर विभक्ति चिन्हों के बारे में जानना होगा। कारक किसे कहते हैं, विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं, परसर्ग किसे कहते हैं, उनको आपने जानना होगा। क्योंकि उसी के आधार पर तत्पुरुष समास को भी 6 भेदों में बांटा गया है, अलग अलग 6 भेदों में बांटा गया है। क्योंकि कहीं पर कोई विभक्ति का लोप होता है, कहीं पर किसी विभक्ति का लोप होता है, तो कहीं पर किसी विभक्ति का लोप होता है। और इसी कारण से यहाँ तत्पुरुष समास को, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही विभक्तियों का लोप होता है, तो तत्पुरुष समास को आगे भी 6 भेदों में बांटा गया है। तो सबसे पहला देखिए, आप देख सकते हैं कर्म तत्पुरुष, दूसरा है आपका करण तत्पुरुष, तीसरा है आपका संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है आपका अपादान तत्पुरुष, पांचवा है आपका संबंध तत्पुरुष, और छठा है आपका अधिकरण तत्पुरुष। तो ये सारी चीजें, जैसे मैंने सबसे पहला क्या बताया, कर्म तत्पुरुष। अब इसको कर्म तत्पुरुष क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर कर्म कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो कर्म कारक का चिन्ह लगा हुआ है उसका लोप हो जाता है। अब करण कारक, करण कारक क्या होता है, करण अर्थात होता है रीजन या कोई माध्यम। ठीक है, क्या बताया था मैंने, कोई माध्यम बताया था करण का अर्थ। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जो करण कारक चिन्ह होते हैं, जैसे हमने कहा अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, यानी कि उनके पीड़ित होने का, उनके दुखी होने का जो रीजन है, जो कारण है, वो क्या है, अकाल, सूखा। ठीक है, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित, द्वारा रचित यानी कि रचयिता कौन है, लिखने का जरिया कौन है, लिखने का माध्यम कौन है, तुलसीदास जी। तो जहां पर हमने कहा कि कर्म कारक जो शब्द होते हैं, करण कारक जो शब्द होते हैं, संप्रदान कारक की जो विभक्तियां होती हैं, अपादान कारक की जो विभक्तियां होती हैं, अधिकरण कारक की जो विभक्तियां होती हैं, उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कर्म तत्पुरुष में एग्जाम्पल दिया है ग्रामगत, ग्रामगत अर्थात गांव को गया हुआ, ग्रामगत अर्थात गांव को या ग्राम को गया हुआ। उसके बाद है मरणासन्न, तो मरण को पहुंचा हुआ। ठीक है, ये क्या है, कर्म कारक जो चिन्ह है उनका लोप हो रहा है। तो ग्रामगत यानी कि ग्राम को गया हुआ, मरणासन्न यानी कि मरण को पहुंचा हुआ। इसके बाद आपका है करण कारक, करण कारक में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रीजन माध्यम जो होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे तुलसी रचित, तुलसी रचित यानी कि तुलसी द्वारा रचित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। तो ये सारी चीजें आपके तत्पुरुष समास में आती हैं। और इसके बहुत सारे जो 6 भेद हैं वो इस तरह से हैं, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए कि संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और आपका नयन तत्पुरुष। तो ये जो चीज है ये भी मैं आपको अच्छे से आगे क्लियर करूंगी। इसके लिए आपको एक तरह से कारक चिन्ह, अच्छा आपने कभी पढ़े हैं कारक चिन्ह? तो देखिए अगला जो है वो है संप्रदान तत्पुरुष। तो यहाँ पर संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है, तो इसके लिए आपको कारक चिन्ह याद करने होंगे, कारक चिन्हों को पढ़ना होगा। संप्रदान तत्पुरुष में जैसे आप देखेंगे गुरु दक्षिणा,
तो गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। तो ये होता है आपका संप्रदान तत्पुरुष जिसकी विभक्ति है के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, यहाँ पर अपादान कारक चिन्ह, अपादान कारक चिन्ह है आपका से, जो पृथक्करण को दर्शाता है, जो अलग होने को दर्शाता है। जैसे देश से निकाला, देश निकाला, ठीक है, किसी का देश निकाला हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, देश से निकाला, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये अलग होने की बात यहाँ पर हो रही है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जो पथ से भ्रष्ट है, जो पथ से भटक चुका है, वो है आपका यहाँ पर शब्द पथ भ्रष्ट, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं से विभक्ति का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये आप यहाँ पर यही चीजें आपको याद करनी है कि क्या है आपका अपादान तत्पुरुष, क्या है आपका संप्रदान तत्पुरुष, क्या है आपका एक तरह से तत्पुरुष जो है आपका समास है, और तीसरा है आपका अधिकरण तत्पुरुष, नयन तत्पुरुष। तो इस तरह से आपको सारी चीजें अच्छे से यहाँ पर पढ़नी है तत्पुरुष समास में। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध यानी कि का के की रा रे री मा में मी, तो संबंध तत्पुरुष। यहाँ पर जल की धारा, तो जल का उसकी धारा के साथ संबंध है। देशवासी, देश का वासी, का के की रा रे री मा में मी, की का के, ये जो शब्द है इनका लोप हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं, इनका लोप हो जाता है तत्पुरुष समास में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, यह है संबंध कारक, तो संबंध कारक तत्पुरुष का भी लोप हो जाता है। जैसे देशवासी, देश का वासी, आदेशानुसार अर्थात आदेश के अनुसार। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष में क्रिया करने का जो स्थान होता है, अधिकरण कारक जो होता है वो क्रिया करने के स्थान के बारे में बताता है, ठीक है, क्रिया करने के स्थान के विषय में बताता है। तो देखिए ये है अधिकरण कारक। जैसे हमने कहा आनंद मग्न, ठीक है, आनंद मग्न, क्रिया करने का स्थान, क्रिया का स्थान यहाँ पर बताया जा रहा है आनंद मग्न, यानी कि आनंद में मग्न, ठीक है, किसमें मग्न, आनंद में मग्न। आप पर बीती, आप बीती, ठीक है, कोई चीज जब अपने आप पर बीतती है, आप पर बीती। मैं और पर क्या है, यहाँ पर मैं और पर जो है वो अधिकरण कारक चिन्ह है जो क्रिया के करने के स्थान को बताते हैं। जैसे हमने कहा आप पर बीती, आप बीती, ठीक है, तो ये क्रिया कहाँ पर हो रही है, आप पर हो रही है, ठीक है। नयन तत्पुरुष, अभी नया है जो नयन तत्पुरुष, यानी कि जहां पर नहीं का शायद यहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा अनदेखी, ठीक है, अनसुनी, अनकही, ठीक है, तो ये सारे हैं नयन तत्पुरुष, जहां पर नहीं देखने की बात होती है, नहीं सुनने की बात होती है, नहीं कहने की बात होती है। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अनादि, यानी कि जिसका कोई आदि ना हो, ठीक है, न आदि, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा टॉपिक जो है ये तत्पुरुष समास का है। तत्पुरुष समास में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, और इसमें दोनों पदों के बीच जो विभक्ति लगी होती है। अब देखिए इसके लिए आपको विभक्तियां सीखनी पड़ेंगी, विभक्तियां आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में जो है विभक्तियां, यानी कि जो विभक्ति है उसका लोप किस तरह से हो रहा है, किस तरह से ये समासीकरण की प्रक्रिया हो रही है, इसको जानने के लिए आपको विभक्तियां जो है अच्छे से पढ़नी होंगी। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपने समास किसे कहते हैं ये आपने याद करना है।
समास विग्रह किसे कहते हैं ये आपने याद करना है, समस्त पद किसे कहते हैं ये आपने याद करना है, उत्तर पद और पूर्व पद क्या होते हैं ये आपने याद करना है। देखिए ये बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं और लेकिन समास जो हमारा टॉपिक है उसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें यही है, क्योंकि आगे इन्हीं के आधार पर आपने इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर समास की परिभाषा पढ़ी और समास के 6 भेदों के बारे में हमने यहाँ पर जाना। तो आज जो कुछ भी पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। बाकी का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।